नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप कक्षा 12 वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज आपको इस चैप्टर की हेडिंग वैद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान दें, वैद्युत अपघटन उत्पाद क्या होता है। तो वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन के उत्पाद क्या होंगे, यह निर्भर करते हैं कि जो अपघटित होने वाला पदार्थ है उसकी अवस्था क्या है और अपघटन करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय हो, जैसे प्लैटिनम अथवा गोल्ड, यह अक्रिय इलेक्ट्रोड है, तो यह अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है। यह केवल इलेक्ट्रॉनों के स्रोत अथवा सिंक का कार्य करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वैद्युत अपघटन का जो उत्पाद होगा वह अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करेगा और प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करेगा। यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय हो, जैसे प्लैटिनम का हो या गोल्ड का हो, तो यह अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन के स्रोत अथवा सिंक का कार्य करता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाशील हो तो यह इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। इस प्रकार अभिक्रियाशील एवं अक्रिय इलेक्ट्रोडों के लिए वैद्युत अपघटन के उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड जो है वह दो तरह के हैं। एक इलेक्ट्रोड है जो अक्रिय है, जो अभिक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहा है, और एक इलेक्ट्रोड है जो अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रोड दो हो गए। अतः अभिक्रिया में अपघटन के उत्पाद भी क्या हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। अक्रिय इलेक्ट्रोड का अलग होगा और अभिक्रियाशील इलेक्ट्रोड का अलग होगा। यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाशील हो तो यह इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार अभिक्रियाशील एवं अक्रिय इलेक्ट्रोडों के लिए वैद्युत अपघटन के उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, वैद्युत अपघटन के उत्पाद वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित विभिन्न आक्सीकारक एवं अपचायक स्पीशीज उनके मानक इलेक्ट्रिक विभवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, वैद्युत अपघटन के उत्पाद जो हैं वह किस पर निर्भर करेंगे। वैद्युत अपघटन के उत्पाद वैद्युत अपघटनी सेलों में उपस्थित विभिन्न आक्सीकारक एवं अपचायक स्पीशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो वैद्युत अपघटन का उत्पाद होगा वह जो है वैद्युत अपघटनी सेल में आप जो स्पीशीज लिए हैं, वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित विभिन्न आक्सीकारक और अपचायक स्पीशीज और उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा कुछ वैद्युत रासायनिक प्रक्रम यद्यपि संभव होते हैं, परंतु गतिकीय रूप से इतने धीमे होते हैं कि ये कम विभव पर घटित होते प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे वैद्युत रासायनिक प्रक्रम हैं जो संभव हैं लेकिन गतिकीय रूप से इतने स्लो होते हैं, इतने धीमे होते हैं कि एक कम विभव पर घटित प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है। जो कम विभव पर घटित होते प्रतीत न हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है, जिसे क्या कहेंगे, अधिविभव कहते हैं। ठीक है, तो उसको तेज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ेगा, अतिरिक्त विभव लगाना पड़ेगा, और उसे क्या कहेंगे, अधिविभव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय हो, जैसे प्लैटिनम का हो या फिर गोल्ड का हो, तो अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन के स्रोत अथवा सिंक का काम करता है। और यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाशील हो तो यह इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। इस प्रकार अभिक्रियाशील और अक्रिय इलेक्ट्रोड के लिए वैद्युत उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखें
वैद्युत अपघटन के उत्पाद वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित विभिन्न आक्सीकारक और अपचायक स्पीशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन के उत्पाद जो होंगे वह वैद्युत अपघटनी सेल में जो आप स्पीशीज लिए हैं वह विभिन्न आक्सीकारक और उपचायक स्पीशीज के मानक इलेक्ट्रॉन विभवों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा कुछ वैद्युत रासायनिक प्रक्रम यद्यप संभव होते हैं परंतु गतिकीय रूप से इतने स्लो होते हैं, धीमे होते हैं कि ये कम विभव पर घटित होते प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, अधिविभव कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त विभव लगाना पड़ेगा जिसे अधिविभव कहते हैं। ठीक है, जो कि इन प्रक्रमों को और कठिन बना देते हैं। अब आप देखें कि वैद्युत अपघटन के उत्पाद क्या क्या होंगे। जैसे पहला हम देखते हैं गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। तो आप पहला देख रहे हैं गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन किस इलेक्ट्रोड पर, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर, Pt इलेक्ट्रोड पर। ध्यान दें, गलित सोडियम क्लोराइड अपने ही धनायन और ऋणायन देता है। जो गलित सोडियम क्लोराइड है, जब इसका वैद्युत अपघटन आप करेंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर तो यह टूट जाएगा और क्या देगा, अपना ही धनायन और ऋणायन देता है। तो यह जो NaCl है वह लिक्विड अवस्था में है, गलित अवस्था में है, तो यह टूट जाएगा तो अपना ही धनायन बनाएगा सोडियम आयन और अपना ही क्लोराइड बनाएगा Cl- आयन। ठीक है, इसलिए एनोड और कैथोड पर केवल एक प्रक्रम ही संभव है। एनोड और कैथोड पर केवल एक प्रक्रम ही संभव है। देखें, एनोडिक प्रक्रम पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। एनोडिक प्रक्रम पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो यह आप देखें, यह Cl-, ठीक है, यह चेंज होगा Cl2 गैस में। ठीक है, 2Cl- एरो Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यह कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यह कहाँ किस इलेक्ट्रोड पर हो रही है, एनोड पर हो रही है। तो यह एनोडिक प्रक्रम हुआ और ऑक्सीकरण हुआ। कैथोडिक प्रक्रम देखें, कैथोड पर चयन हो रहा है। कैथोडिक प्रक्रम, यहाँ पे सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और सोडियम लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यह हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Na लिक्विड। तो इस तरह से यह कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो इसको आप कहेंगे कैथोडिक प्रक्रम। तो इस तरह से आपने देखा गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन किस पर, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे होने पर गलित सोडियम क्लोराइड अपने ही धनायन और ऋणायन देता है। इसलिए एनोड और कैथोड पर केवल एक ही प्रक्रम संभव है। ठीक है, एनोडिक प्रक्रम में ऑक्सीकरण होता है और कैथोडिक प्रक्रम में अपचयन होता है। ठीक, अब आप दूसरा देखते हैं जलीय सोडियम क्लोराइड का अपघटन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर। अभी आप पहले देखे हैं गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे, गलित सोडियम क्लोराइड। अब आप क्या देखेंगे, जलीय सोडियम क्लोराइड का अपघटन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे। विलेय सोडियम क्लोराइड अपने विलयन में आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, विलेय सोडियम क्लोराइड अपने विलयन में क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड अब किस रूप में है, जलीय विलयन के रूप में है, एक्वस रूप में है। ठीक है, तो ये सोडियम एक्वस और क्लोराइड एक्वस में टूट जाता है। कैथोड पर केवल सोडियम आयन होते हैं जो कि अपचयित हो जाते हैं, लेकिन H2O भी उपचयित हो सकता है। 2 संभव अपचयन प्रक्रम हैं, सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन जो है अपचयित हो रहा है, देख रहे हैं अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है सोडियम में। इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है। ठीक है, -2.71 वोल्ट। जल भी जो है उपचयित हो सकता है। ठीक है, जल आप देख रहे हैं, यह भी जो है हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट रहा है। इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया है -0.83 वोल्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जल का जो है मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, बहुत ज़्यादा माइनस। ठीक है, कि कम माइनस है। ठीक है, कम माइनस है, -0.83 वोल्ट है, और यह इसका जो है ज़्यादा है, -2.71 वोल्ट है। ठीक, अब देखते हैं इसमें, इनमें से जल का अपचयन विभव सोडियम की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सोडियम आयन और जल का, तो जल का जो अपचयन विभव होगा वह सोडियम आयन की तुलना में क्या होगा, बहुत अधिक होता है। जल का अपचयन विभव सोडियम आयन की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए कैथोड पर केवल हाइड्रोजन गैस निकलती है।
ठीक है। तो जल का जो अपचयन विभव जो है वो सोडियम आयन की तुलना में क्या होगा, बहुत अधिक होगा, इसलिए कैथोड पर क्या निकलेगा, केवल हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यदि मरकरी इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाए तो हाइड्रोजन उन्मुक्त होने का अधिविभव अधिक होता है। यदि मरकरी इलेक्ट्रोड आप यूज करेंगे तो हाइड्रोजन निकलने का अधिविभव क्या होगा, अधिक होता है। सोडियम आयन अपचयित हो जाता है और सोडियम बनाता है, जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन देता है तथा NaOH के निर्माण में उपयोग होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब जलीय सोडियम क्लोराइड का अपघटन करेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर तो दो संभव अपचयन प्रक्रम होगा। ठीक है। इसमें से जल का अपचयन विभव सोडियम आयन की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए कैथोड पर केवल हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यदि मरकरी इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन उन्मुक्त होने का अधिविभव अधिक होता है। सोडियम आयन उपचयित हो जाता है, सोडियम बनाता है, जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH तथा H2 देता है। इसका NaOH के निर्माण में उपयोग होता है। ठीक है। यह सब कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। अब आप देखो एनोड पर क्या होता है। एनोड पर दोनों क्लोराइड आयन और H2O ऑक्सीकृत हो सकते हैं। एनोड पर दोनों क्लोराइड आयन और H2O क्या हो सकते हैं, ऑक्सीकृत हो सकते हैं। एनोड पर देखें, एनोड पर क्लोराइड आयन जो है यह जो है ऑक्सीकृत हो जाएगा क्लोरीन में, मानक इलेक्ट्रोड विभव -1.36 वोल्ट, और जल भी ऑक्सीकृत हो जाएगा ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन आयन में, मानक इलेक्ट्रोड विभव -1.23 वोल्ट। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जल का ऑक्सीकरण विभव क्लोराइड की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। जल का ऑक्सीकरण विभव जो है क्लोराइड की तुलना में थोड़ा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। क्लोराइड का कितना है, -1.36 वोल्ट, और जल का कितना है, -1.23 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जल का ऑक्सीकरण विभव क्लोराइड की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन के उन्मुक्त के लिए अधिविभव के कारण यह कठिन हो जाता है। ऑक्सीजन के उन्मुक्त के लिए अधिविभव के कारण यह क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, और क्लोरीन गैस एनोड पर उन्मुक्त हो जाती है। इसलिए जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन इस प्रकार होता है। ठीक है। एनोडिक प्रक्रम ऑक्सीकरण, क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। कैथोडिक प्रक्रम अपचयन, जल जो है ठीक है उसका अपचयन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा और हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन उन्मुक्त होता है। ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि कैथोड पर हाइड्रोजन निकलता है और एनोड पर क्लोरीन गैस क्या होता है, उन्मुक्त होता है। अब आप तीसरा देखें, जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर। तो जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन जो है किस पर हो रहा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर है। कॉपर सल्फेट का अपने जलीय विलयन में आयनीकरण इस प्रकार होता है। ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो है जलीय विलयन में कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूटता है। कैथोड पर कॉपर जमा होता है। कैथोड पर क्या जमा होता है, कॉपर जमा होता है, क्योंकि जल की तुलना में कॉपर आयन का अपचयन आसान होता है। ठीक है। कैथोड पर क्या जमा होगा, कॉपर जमा होगा। क्यों, क्योंकि जल की तुलना में कॉपर आयन का अपचयन आसान होता है। तथा एनोड पर ऑक्सीजन उन्मुक्त होती है, क्योंकि सल्फेट आयन की तुलना में जल का ऑक्सीकरण आसान हो जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कॉपर जो है वह कैथोड पर जमा होता है, क्योंकि जल की तुलना में कॉपर आयन का अपचयन आसान होता है, तथा एनोड पर ऑक्सीजन उन्मुक्त होती है, क्योंकि सल्फेट आयन की तुलना में जल का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। एनोडिक प्रक्रम ऑक्सीकरण देखें जल का, तो यह चेंज हो रहा है ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन आयन में। कैथोडिक प्रक्रम अपचयन, कॉपर जो है वह कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है कैथोड पे। ठीक है। इसलिए कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन गैस उन्मुक्त होते हैं। अब आप देखें जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन। जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन किस पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। इससे पहले आपने देखा जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे, जिसमें क्या हुआ था, कैथोड पर कॉपर निकला था और एनोड पर ऑक्सीजन गैस उन्मुक्त हुआ था। ठीक है। जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो जब कॉपर का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड से का ऑक्सीकरण H2O या सल्फेट आयनों के
ऑक्सीकरण की तुलना में आसानी से हो जाता है। ठीक है, जब कॉपर का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं तो कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक है, H2O या सल्फेट आयन के ऑक्सीकरण की तुलना में आसानी से हो जाता है। लेकिन कैथोड पर कॉपर आयनों का अपचयन होता है, क्योंकि जल का अपचयन कॉपर इलेक्ट्रोड पर अधिक कठिन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो जब कॉपर का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड से का ऑक्सीकरण H2O या सल्फेट आयनों के ऑक्सीकरण की तुलना में आसानी से हो जाता है। उनकी तुलना में क्या होता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन कैथोड पर कॉपर आयनों का अपचयन होता है, क्योंकि जल का अपचयन कॉपर इलेक्ट्रोड से अधिक कठिन होता है। ठीक है, जल का अपचयन कॉपर इलेक्ट्रोड पर अधिक कठिन होता है। एनोडिक प्रक्रम ऑक्सीकरण, कॉपर सॉलिड जो है कॉपर आयन में चेंज हो जाएगा। कैथोडिक प्रक्रम अपचयन, कॉपर आयन जो है कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। धातु कर्मी में कॉपर के शुद्धिकरण के लिए इस प्रक्रम का उपयोग होता है। ठीक है, तो धातु कर्म जब करते हैं तो वहाँ पर धातु कर्म में कॉपर के शुद्धिकरण के लिए इस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत अपघटन के अलग अलग उत्पाद होते हैं जो किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रोड पर और पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को बार बार देखेंगे। ठीक है, बुक का अध्ययन करेंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।